विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलाधिपति और राज्यपाल के और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी और हमारे हरियाणा और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर श्री रामविलास जी शर्मा, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री कैलाश चंद जी शर्मा, रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय श्री प्रवीण कुमार जी सैनी, स्थानीय सांसद श्री राजकुमार जी सैनी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और इस विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्षगण, अन्य सभी सम्मानित गुरुजन वृंद और इस समारोह में उपस्थित अन्य देवियों एवं सज्जनों तथा उपाधि धारक मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज जिस विश्वविद्यालय में खड़े होकर मुझे दीक्षांत भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं मानता हूं कि यह विश्वविद्यालय जिस स्थान पर स्थित है, यह स्थान यह भारत के स्वाभिमान की धरती है। मैं यह मानता हूं कि यह विश्वविद्यालय जहां पर स्थित है, यह सत्य की असत्य पर विजय की धरती है। मैं मानता हूं कि यह विश्वविद्यालय जिस स्थान पर स्थित है, यह धर्म की अधर्म पर विजय की धरती है। मैं यह भी मानता हूं कि यह विश्वविद्यालय जिस स्थान पर स्थित है, यह अतुल्य ज्ञान की धरती है, जहां पर भगवान कृष्ण ने पार्थ को गीता का उपदेश दिया। इस स्थान के महत्व को आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यदि भगवान कृष्ण ने पार्थ को उपदेश न दिया होता तो शायद पार्थ को यानी अर्जुन को महाभारत में इतनी सरलता के साथ विजय हासिल न हो पाती। आज अपने उपाधि धारक सारे छात्र एवं छात्राओं से यही कहना चाहूंगा कि सचमुच जीवन के संघर्ष में भी विजय प्राप्त करना चाहते हो तो गीता के कुछ उपदेशों पर अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करो। सदैव विजय तुम्हारा चरण चूमती रहेगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। गीता का यह उपदेश कर्म ही प्रधान होता है। चिंता करनी है तो केवल कर्म की चिंता करो, फल की नहीं। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता मत करो। शायद सभी लोग इस गीता के इस उपदेश के महत्व को नहीं समझ पाते। काम चाहे जैसा भी हो, कोई काम न छोटा होता है न बड़ा होता है। हो सकता है किसी काम को करने में कष्ट की अनुभूति ज्यादा होती हो, लेकिन गीता का यही संदेश है, गीता का यही उपदेश है, भगवान कृष्ण का भी यही उपदेश है। चाहे काम कितना भी कठिन हो, उसमें तुम खुशहाली तलाशने की कोशिश करो, उसमें खुशी तलाशने की कोशिश करो। उस काम को सरलतापूर्वक तुम संपन्न कर लोगे। यह भगवान कृष्ण ने कहा। आज इस विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने के बाद हमारे सारे प्रिय छात्र छात्राएं अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में वो प्रवेश करेंगे। स्वाभाविक है कि आपकी इच्छा होगी कि हमने डिग्री हासिल की है तो डिग्री हासिल करने के बाद हमें शानदार और एक सफल कैरियर हासिल होना चाहिए। मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि डिग्री हासिल करने के बाद आपको शानदार और सफल कैरियर हासिल हो। लेकिन आपको विचार करने के लिए यह प्रश्न भी आप सबके सामने छोड़ता हूं, क्या शिक्षा का उद्देश्य मात्र इतना ही है? शिक्षा प्राप्त कर डिग्री हासिल करके हम शानदार और एक सफल कैरियर ही हासिल करें? क्या इसी में ही शिक्षा की सार्थकता है? इसका जवाब देने के पहले मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे प्राध्यापकों ने और मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध छात्रों ने भी एक बहुत ही मशहूर पुस्तक दी
द वर्ल्ड इज फ्लैट, और उसे लिखा था विश्वविख्यात एक लेखक जो माने जाते हैं टॉमस फ्रीडमैन में। उसी टॉमस फ्रीडमैन ने लंदन से निकलने वाले गार्जियन के अखबार में एक आर्टिकल लिखी थी, और आर्टिकल थी इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा, इन्फोसिस बनाम अलकायदा। बहुत सारे लोगों को यह हेडिंग देखते ही आश्चर्य हुआ कि टॉमस फ्रीडमैन जैसा लेखक यह आर्टिकल गार्जियन में लिख रहा है, इन्फोसिस और अलकायदा, इन दोनों में क्या समानता हो सकती है? इन्फोसिस अलकायदा, हम दोनों को एक पर्दे पर नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन टॉमस फ्रीडमैन ने कहा कि इन दोनों में कई समानताएं। उन्होंने कहा इन्फोसिस में काम करने वाले भी अधिकांश नवयुवक हैं, अलकायदा में भी काम करने वाले नवयुवक हैं। एक समानता तो यह है, इन्फोसिस में भी पढ़े लिखे और योग्य और प्रतिभा संपन्न नवयुवक हैं, अलकायदा में भी बहुत ऐसे हैं जिन्होंने की अच्छी खासी डिग्री हासिल कर रखी है। उन्होंने यह कहा कि इन्फोसिस का भी एक ग्लोबल नेटवर्क है, लेकिन साथ साथ अलकायदा का भी ग्लोबल नेटवर्क है। यह सारी समानताएं, उसमें भी नवयुवक हैं और इसमें भी नवयुवक हैं। 4 समानताएं उन्होंने बतलाई, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या है? इन्फोसिस में काम करने वाला नौजवान समाज के लिए कल्याणकारी है, लेकिन अलकायदा में काम करने वाला नौजवान समाज के लिए विनाशकारी है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह सोच का अंतर आता कहां से? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कि यह मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मेरे छात्र छात्राओं, यह सोच का अंतर आता है संस्कारों से। विश्वविद्यालय में अथवा किसी विद्यालय में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं करते। ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी हम ग्रहण करते हैं। जब ज्ञान का रिश्ता संस्कार से टूट जाता है तो वह ज्ञान समाज के लिए विनाशकारी हो जाता है, और ज्ञान का रिश्ता जब तक संस्कारों के साथ रहता है वह ज्ञान समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहां इसे दीक्षांत समारोह कहा गया है, शिक्षांत समारोह नहीं कहा गया है। यानी आपकी शिक्षा इसी स्तर पर समाप्त नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त करने का सिलसिला ये विश्वविद्यालय छोड़ते ही समाप्त नहीं होता है। इसे दीक्षांत समारोह कहा गया है। संस्कार जहां से आप ग्रहण करके अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यह कहा गया है। और यह सोच का अंतर मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। लोग यह भी कहते हैं कि साहब जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है? कोई बहुत ज्यादा नहीं। मनुष्य के पास नॉलेज हो, पावर हो, प्रॉस्पेरिटी हो तो जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मेरे छात्र छात्राओं, राम और रावण की तुलना करो। रावण प्रकांड विद्वान थे, रावण बहुत बड़े बलशाली थे, उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी। राम से रावण धनवान भी थे, उनके पास तो पावर भी था, प्रॉस्पेरिटी भी थी, नॉलेज भी थी। हर मामले में रावण राम से ज्यादा ज्ञानवान, राम से ज्यादा बलवान और राम से ज्यादा विद्वान भी माने जाते हैं। लेकिन समाज में रावण की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा होती है। राम और रावण में अंतर क्या है? अंतर है तो केवल चरित्र का अंतर है, जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। इसी कारण समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा होती है। और चरित्र का जहां तक सवाल है, आप सभी जानते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों से लोग यहां पर भारत के अंदर चरित्र की शिक्षा लेने आते थे, कोने कोने से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पुस्तक यदि लिखी रामचरितमानस, यानी समाज को राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए,
चरित्र की मनुष्य के जीवन में यह अहमियत हुई। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और स्वामी विवेकानंद के यह गेरुआ वेश और उनकी पगड़ी को देखने के बाद जिस कार्यक्रम में उन्हें भाग लेना था, जब वहां वो खड़े हुए, बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर देखने को मिली। स्वामी विवेकानंद को भी अटपटा लगा। पहले वो यह समझने की कोशिश करते रहे कि लोग क्यों हंस रहे हैं। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हमारे इस वेश को देखकर, क्योंकि मैं सूटेड बूटेड यहां पर नहीं आया हूं, मेरे वेश को देखकर यह हमारे ऊपर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा, तो स्वामी विवेकानंद खड़े होने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया था, उन्होंने कहा कि योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन अवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। मनुष्य के जीवन में चरित्र का इतना महत्व होता है। मैं सभी अपने युवा छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा, जिंदगी में धन छूट जाए, दौलत छूट जाए, चरित्र और जीवन के जो सार्थक मूल्य होते हैं उनसे कभी भी मत समझौता करना। सदैव तुम विजय ही हासिल अपनी जिंदगी में करते जाओगे, यह बात में विश्वास से करते हो। बहुत बड़ी यह निधि होती है। भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति, आप समझते होंगे कि केवल भारत के लोग इसकी सराहना करते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग दाद देते हैं इसकी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं भाषण को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। पहले सोचा था कि आधा घंटा बोलूंगा, लेकिन काफी विलंब हो चुका है। पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे मिस्टर रूसी, और वह यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में चाइना का प्रतिनिधित्व भी कर चुके थे। क्रांति के दौरान, चीनी क्रांति के दौरान वो वाइस चांसलर थे पेकिंग यूनिवर्सिटी के। उन्होंने कहा, लिखा है, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। आज भी हुसी को सब लोग जानते हैं चीन में, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है सभी जानते हैं। हुसी ने लिखा है कि इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। यानी भारत सांस्कृतिक दृष्टि से चीन के ऊपर बराबर डोमिनेट करता रहा, सांस्कृतिक दृष्टि से नियंत्रित करता रहा 2000 वर्षों से अधिक समय तक, बिना किसी एक भी भारत से सिपाही अथवा सेना के जवान को भेजे। भारत की संस्कृति की यह छाप, यह करिश्मा लोगों के मन और मस्तिष्क पर दुनिया के दूसरे देशों में रहा है। यह है भारत की शान। और आज आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने योगा, यह कहां का है, किसकी देन है? भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है ना। आयुर्वेद किसकी देन है? भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग दुनिया के दूसरे देशों की देन नहीं है, भारत की देन है ना। प्राणायाम किसकी देन है? भारत की देन है। वैसे 2009 में मैं घर पर बैठा था, तो हमारे बच्चे ने एक आर्टिकल निकाल करके, छोटे बच्चे ने, उसने कहा देखिए आर्टिकल कैसे। तो उसमें लीजा मिलर नाम की एक न्यूयॉर्क की कॉलमिस्ट थी, अखबारों में लिखती थी, बड़ी मशहूर कॉलमिस्ट वो मानी जाती थी। लीजा मिलर ने लिखा था उसमें अपने कॉलम में कि इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग हिंदू। हिंदू कहने का मतलब हिंदू मुसलमान इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इंडियन, वो इंडियन कहना चाहती थी। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग सामान्यतः कुछ ऐसे होते हैं जो भारत में रहने वाले सभी को हिंदू कहकर पुकारते हैं। लोगों ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में भी देख रही हूं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अब योगा कर रहे हैं, आयुर्वेद पर उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। भारत के कल्चर के प्रति जो है उनकी आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग इंडियन।
यह लीला विरोधी, यह है भारत के प्रति आकर्षण। भारत के पास ज्ञान और विज्ञान का जहां तक प्रश्न है, मैं भी विज्ञान का ही छात्र रहा हूं, फिजिक्स का। काफी हद तक इस संबंध में हमने अध्ययन करने की कोशिश की है और मेरे बच्चों में बताना चाहता हूं, आज के दिन भी साइंस और टेक्नोलॉजी के इतने प्रोग्रेस के बावजूद, इतनी एडवांसमेंट के बावजूद, मैं कहना चाहता हूं, भारत के पास जो ज्ञान और विज्ञान है वह दुनिया में किसी भी देश के पास वह ज्ञान और विज्ञान नहीं। आज भी बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स, उनको यकीन नहीं होगा कि हम मैं क्या कह रहा हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र इसी सभागार में लगा हुआ है, जानते हैं। यहां पर साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, साइंस के स्टूडेंट। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ा है? प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी उसे बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। एक मित्र थे मिस्टर हाइजेनबर्ग के, मिस्टर फिजो कोपरा, उन्होंने पुस्तक लिखी है अनकॉमन विजडम। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने मिस्टर हाइजेनबर्ग से, अपने दोस्त से यह पूछा कि यह बताओ कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का यह बेसिक कंसेप्ट तुमको कहां से मिला। तो लिखा है उन्होंने पुस्तक में, मिस्टर हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वेदांत पर चर्चा कर रहा था, उसी समय प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का बेसिक कंसेप्ट मुझे मिला। दुनिया क्या समझती है? दुनिया समझती है कि सब कुछ हमारे यहां जो आ रहा है दुनिया के दूसरे देशों से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, यही धारणा बनी है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, क्या हो गया है हम भारतवासी? यदि अमेरिका की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी, मुझे याद है 2 साल पहले की बात है, 2 साल या 2.5 साल या 3 साल हुए, हमारे घर के बच्चे, वहां की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि फला देश में इतने बजकर इतने पर सूर्य ग्रहण लगेगा और इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण लगेगा। अरे साहब, आर्टिकल्स हमारे देश के समाचार पत्रों में लिखी जाने लगी कि वहां कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका की हो गई है, कि उसने पहले ही बतला दिया इतने दिन पहले कि कब चंद्र ग्रहण लगेगा और कब सूर्य ग्रहण लगेगा। मैंने कहा है दुनिया वालों, भारत में आकर देखो, वैज्ञानिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गांव में, गली में घुटने तक धोती पहनकर जो पंडित जी बैठे होंगे, उनके घर चले जाना, वह पंचांग निकाल कर बतला देंगे कि 100 वर्ष पहले कि 100 वर्ष पहले कब चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण पड़ा था और 100 वर्ष बाद चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण कब पड़ेगा। कई ऐसे विद्वान हैं, मैं बहुत बात को लंबी नहीं करना चाहता हूं। एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मिस्टर वोल्टेयर थे, यंग वोल्टेयर। उन्होंने लिखा है कि धरती पर जो भी ज्ञान आया है वह ज्ञान यदि कहां से आया है तो बैंक ऑफ गंगेज से। एवरी नॉलेज ऑन दिस अर्थ हैज कम फ्रॉम बैंक ऑफ गंगेज, यानी गंगा जहां से जिन क्षेत्रों से बढ़ती है, ज्ञान यदि सारे विश्व को मिला है तो वहीं से मिला है, इस धरती पर वहीं से ज्ञान। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे बताना हो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे में, चाहे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एल्जेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, सब में कॉन्ट्रीब्यूशन भारत के ऋषियों और मनीषियों का रहा है। मेरे दोस्तों, कहीं शंका और एक दुविधा पर पैदा हो तो बराबर अपने अतीत को याद रखना, अतीत से कभी अपने को कटने मत देना। हर चीज में प्रदूषण हो सकता है, लेकिन अतीत का जो गौरवशाली इतिहास है वह दुनिया की कोई ताकत उसे प्रदूषित नहीं कर सकती। विश्वास है हमारे पास ऐसे ऐसे वैल्यूज, मूल्य हैं, जीवन मूल्य, सिद्धांत हैं, विचार हैं। मैं कह सकता हूं कि प्रकृति के शाश्वत कुछ नियम होते हैं, वैसे ही हमारे विचार, हमारे मूल्य
और हमारे सिद्धांतों के भी कुछ शाश्वत नियम होते हैं। प्रकृति के शाश्वत नियमों के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसका अनिष्ट होकर रहेगा। वैसे ही भारत के भी जो कुछ शाश्वत मूल्य हैं उनसे भी जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको भी विनाश के गर्त में जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इस बात को हमको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपने जीवन में अपने ज्ञान को बराबर अपने संस्कारों के साथ जोड़कर रखना, अपने ज्ञान को बराबर चरित्र के साथ जोड़कर रखना। जीवन में हर चुनौती का आप सामना करते चले जाओगे। आज आदरणीय कुलाधिपति महोदय ने और हमारे आदरणीय कुलपति महोदय ने, हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा ने और हमारे मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, मुझे भी मानद उपाधि दी है। जब कुलपति जी ने और हमारे प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा ने मुझसे ये कहा कि हम आपको मानद उपाधि देना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि क्यों देंगे। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह बात आई होगी, क्योंकि यह होम मिनिस्टर है, इनका कद है, इस कारण ये मिला है। वैसे मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे कई रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। हमारे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारे गाइड हुआ करते थे, अब भी वह जिंदा हैं। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद मैं रिसर्च कर रहा था, उसी बीच में 40-41 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री बन गया। लेकिन उसके पहले 4 साल तक रिसर्च चलती रही, पेपर्स भी पब्लिश हुए, सब कुछ हुआ। तो हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सांग्याल साहब और हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी जो हमारे गाइड थे, उन दोनों ने मुझसे कहा कि आप कम से कम आपका इंटरव्यू तो हो जाए, वाइवा तो हो जाए, डिग्री तो ले लो आप। मैंने उस समय अपने आदरणीय कुलपति जी से और अपने आदरणीय गुरु जी जिन्होंने मुझे गाइड किया था, दोनों से मैंने विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध किया कि इस समय मैं डिग्री नहीं लूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि मैं इस समय शिक्षा मंत्री हूं और इस उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून हमने लागू किया है। लोग यह यकीन नहीं करेंगे कि मैंने काम किया है कि नहीं किया है, ये संदेह करेंगे और लोग कहेंगे शिक्षा मंत्री हमको तो नकल करने से रोक रहा है, लेकिन अपने नकल करके इसने डिग्री हासिल करनी है, उससे मैं डिग्री नहीं। और ये बात इसलिए मैंने आपके सामने, जिंदगी में कभी त्याग करने की भी जरूरत होती है और भारत की ये परंपरा रही है, भारत की विशेषता रही है। चाहे कितना भी बड़ा राजा और महाराजा क्यों न रहा हो, सभी राजाओं महाराजाओं को याद नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछूं, अतीत से लेकर आज तक सबसे महान राजा आप किसको मानते हो? तो मैं समझता हूं स्वाभाविक रूप से जवाब यही आएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और राजा हरिश्चंद्र को हम एक महान राजा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने, उनके शासन का जो भूखंड है वो बहुत बड़ा रहा होगा, जियोग्राफिकल एरिया उसकी बहुत बड़ी रही होगी, उनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है थी, इस कारण उन्हें महान नहीं कहा जाता। जीवन में राम ने भी त्याग किया और राजा हरिश्चंद्र ने भी त्याग किया, इसीलिए हमारे यहां महान राजा कहा जाता है। जिंदगी में पद के कारण किसी व्यक्ति का कद बड़ा नहीं होता है मेरे दोस्तों। जिंदगी में कद बड़ा होता है तो कृत्यों के कारण बड़ा होता है, काम के कारण बड़ा होता है, पद के कारण कभी कद बड़ा नहीं होता। इस बात का भी हम सबको अपने जीवन में बराबर ध्यान रखना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज के अवसर पर आदरणीय कुलाधिपति महोदय ने और आदरणीय कुलपति ने ये सम्मान स्वरूप डॉक्टर ऑफ साइंस की मालूम कर लिया था इन्होंने कि इनका सब्जेक्ट क्या रहा है, साइंस रहा है। और हमारे खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी को समझ लिया कि उनका सब्जेक्ट जो लिटरेचर ही रहा है।
मुझे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उनको दी है डिग्री और मुझे डॉक्टर ऑफ साइंस की। मैं आप सबके प्रति इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और पुनः इस विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर नीचे तक जितने भी सभी सम्मानित शिक्षक वृंद हैं उन सबके प्रति, क्योंकि गुरुजन गुरुजन होता है। फिर बच्चों जीवन में याद रखना, गुरुजन गुरुजन होता है। गुरुजन के अवगुण नहीं देखे जाते, बराबर गुरुजन के गुण देखे जाते हैं, बराबर गुण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज के 8 महीने या 9 महीने पहले मैं गया था दीक्षांत भाषण करने के लिए, और गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही हमने एमएससी की परीक्षा पास की थी, बीएससी भी वहीं से पास की थी। मैंने देखा कि हमारे बहुत पुराने जो शिक्षक उस समय के पढ़ाए थे, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी त्रिपाठी और प्रोफेसर डॉक्टर रामाचल सिंह जी, वो पीछे कहीं बैठे हुए थे। ज्यों ही मैंने उनको देखा, और हमारे साथ राज्यपाल महोदय भी थे उत्तर प्रदेश के, मैंने किसी को भेजकर मैंने कहा वहां गुरु जी बैठे, उनको बुला लीजिए। उनको नीचे से बुलाकर जैसे कि वो अचंभित थे, ये क्या हो रहा है, नीचे से बुलाकर मंच पर जब ज्यों ही मैंने अपने दोनों हाथों से उनका चरण स्पर्श किया, उनकी आंखें चल उठी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप टीचर की योग्यता और कमी को मत आंको, आप अपनी योग्यता और कमी को, आप चरण स्पर्श कर रहे हो तो कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाया है, उसके एवज में आप उन्हें सम्मान दे रहे हो। जिंदगी में इस बात को बड़ा ध्यान रखना। लेकिन आजकल कुछ मान्यताएं बदल गई हैं, धारणाएं बदल गई हैं, वो नहीं बदलनी चाहिए। जीवन में कुछ मूल्यों को अपनाकर आप आगे बढ़ो, कामयाबी निश्चित रूप से आपका कदम छूएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हृदय की गहराइयों से सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं, और साथ ही साथ उनके परमात्मा उनके अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे ताकि भारत को एक महान भारत बनाने में वो अपना योगदान कर सके। यदि मैं महान भारत की बात कर रहा हूं, महान भारत की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ऐसा भारत नहीं है जो केवल मिलिट्री पावर बन जाए, सुपर मिलिट्री पावर बन जाए, सुपर इकोनॉमिक पावर बन जाए, सुपर पावर बन जाए। ऐसा भारत नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे भारत के निर्माण में अपना योगदान दें जो भारत हमारा फिर से जगत गुरु के पद पर आसीन हो सके, विश्व के जगत गुरु पद पर आसीन हो सके। कोई ये कहेगा कि यह तो काल्पनिक बात है, मैं कहता हूं नहीं है। भारत के अंदर वह सारे फंडामेंटल्स मौजूद हैं जो कि भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे, मेरा पूरा विश्वास। आज आप देखिए हर मामले में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी, सबसे ज्यादा यंग लेडी कहीं पर तो भारत में, नौजवान भारत में। ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज की कहीं पर भी बहुलता है तुम्हारे भारत में, सब कुछ हमारे भारत में। इसलिए निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। लेकिन आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे सुपर पावर क्यों नहीं बन रहे हैं, ये कैसे आदमी हैं जो कि भारत को केवल जगत गुरु बनाना चाहते हैं। जगत गुरु बनने से क्या होगा, सुपर पावर बन जाए भारत तब तो बहुत कुछ हो जाएगा, तब को दबाकर मारपीट के साथ दुनिया को किनारे कर देगा। नहीं, भारत जगत गुरु हम बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जो महाशक्तिशाली होता है, जो सुपर पावर होता है, उसके बगल में खड़े होने पर लोगों को भय की अनुभूति होती है। लेकिन जो जगत गुरु होता है, उसके बगल में खड़े होने से व्यक्ति को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसी देश से हम जगत गुरु बनाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समस्त गुरुजनों को के प्रति भी एक सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। मैं कुल सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि वे कुलाधिपति महोदय से हस्ताक्षर के